नमस्ते बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पहुंचे हैं 3rd टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो इसमें हम उसी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हमेशा की तरह स्टार्ट विद द गायत्री मंत्र। लेट्स क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न ओम शांति शांति शांति। चलो, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो अब हम देखेंगे कि फोर्स के कितने कितने टाइप्स है। तो फर्स्ट तो इसको 2 टाइप्स में ही डिवाइड किया है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। लेकिन कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में और भी अलग अलग टाइप्स है जिसके बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो। For force to be effective, the two objects must interact with each other physically or otherwise। जैसे कि हमने आगे में देखा था कि कोई भी फोर्स को इफेक्टिव होने के लिए 2 ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्ट होना चाहिए, फिर चाहे वो फिजिकली हो या फिर कुछ और तरीके से, लेकिन वहाँ पे इंटरेक्शन होगा तभी वहाँ पे फोर्स काम करेगा। बेस्ड ऑन दिस, फोर्स में बी कैटेगराइज्ड एज कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। यानी कि जिस तरह से वो इंटरेक्ट होते हैं उसी को आधार रख के फोर्स को 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, एक कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। Those force in which the 2 interacting objects are in physical contact with each other are called contact force। ऐसा फोर्स जिसमें जो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट होने वाले हैं वो दोनों इंटरेक्ट हो, तब उन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो, मतलब कि एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड हो। मतलब कि अब इस बुक और ये पेंसिल दोनों मैंने यहाँ पे रख दी, मतलब कि बुक और ये पेंसिल। तो बुक और पेंसिल दोनों कैसे कनेक्टेड है? तो एक दूसरे के बॉडी के साथ दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि दोनों फिजिकली कनेक्टेड है। तो ऐसा फोर्स कि जब 2 इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट रखते हो तब उस फोर्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो, उसके बाद द कॉन्टैक्ट फोर्स कैन ऑल्सो बी can also be with connectors like a stick, a piece of rope, etc। फिर चाहे वो कॉन्टैक्ट किसी के साथ भी हो, कोई स्टिक के साथ हो, कोई पीस ऑफ रोप के साथ हो, लेकिन वहाँ पे फिजिकली कॉन्टैक्ट होना चाहिए। यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है इंटरेक्शन की वजह से, उस फोर्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले हमने देखा कि फोर्स कब होता है, तो कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो इंटरेक्शन अगर दोनों के बीच में फिजिकली कॉन्टैक्ट है तब जब वो इंटरेक्शन होता है और जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब उसमें कितने टाइप्स है? द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स आर एज फॉलोज। अब उसके वेरियस टाइप्स दिए गए, जिसमें सबसे पहला है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर यानी कि मसल्स के थ्रू जो कॉन्टैक्ट हुआ होगा। उसके बारे में मसल्स किस में होते हैं? तो कि ह्यूमन में, हमारी बॉडी, तो उसी का एग्जाम्पल होगा। देखो, The force exerted by a muscle of our body is termed as muscular force। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स है उसके थ्रू जो फोर्स मिलता है उसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is called a contact force। तो मस्कुलर फोर्स कब अप्लाई होगा? कि जब वो किसी के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो हमारी बॉडी में मसल से, मानो कि मैंने ये पेंसिल अभी मेरे हाथ में लिफ्ट किए, उठाइए, तो मेरे फिंगर्स के मसल्स ने और इस पेंसिल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है। यानी कि ये अभी जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कौन सा फोर्स है? यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मसल के थ्रू एक्सर्ट हो रहा है इसीलिए मस्कुलर फोर्स, और इन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है इसलिए किस फोर्स का टाइप हो गया? तो क्या कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप। व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग, जब आप अपने स्कूल बैग को उठाते हो, यू अप्लाई मस्कुलर फोर्स, तब आप कौन सा फोर्स अप्लाई करते हो? मस्कुलर फोर्स, क्योंकि आप किससे उठाते हो? अपने हाथ से ही उठाते होगे, तो वहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूज मस्कुलर फोर्स व्हेन दे कैरी ब्रिक्स और सीमेंट। जो बिल्डिंग बनाते हैं उनको कंस्ट्रक्टर वर्कर्स बोलते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो जब काम करते हैं तो बहुत सारे
चीज़ें उठाकर जाते हैं तो वहाँ पे भी वो क्या अप्लाई करते हैं, मस्कुलर फोर्स। जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाई गया है पिक्चर्स में, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है ये सीमेंट को अथवा तो कोई और ऑब्जेक्ट्स को भी उठा के जा रहा है, तो ये वहाँ पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मस्कुलर फोर्स, क्योंकि वहाँ पे मसल्स के थ्रू फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसलिए इस फोर्स को कहते हैं मस्कुलर फोर्स। बुल्लक्स पुल कार्ट एंड प्लग फील्ड यूजिंग मस्कुलर फोर्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि बुल्लक्स पुलिंग कार्ट, इसमें भी क्या होता है तो क्या इसके मसल्स के थ्रू एक्सर्ट होता है फोर्स, इसीलिए इसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। समझ में आया मस्कुलर फोर्स के बारे में। अब नेक्स्ट है फ्रिक्शन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप फ्रिक्शन। द फोर्स दैट ओपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में भी हमने लास्ट में पढ़ा था क्या, तो कि जो कोई फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ओपोज करे यानी कि उसे स्टॉप कर दे, तो जो है उसको कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टॉप हो जाता है। It slows things down or prevent them from moving by acting in a direction opposite to the motion of a moving object। ये क्या करता है तो कि जो उसकी स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देता है अथवा तो उसे मूव होने से ही प्रिवेंट कर देता है। कैसे, तो कि जिस साइड से वो आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड से फोर्स को अप्लाई करके फ्रिक्शन यानी कि उसके साथ टकरा के वहाँ पे फ्रिक्शन हो, इसलिए वो मूव होना स्टॉप हो जाता है। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स एज इट अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस। फ्रिक्शन भी एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों, क्योंकि ये कैसे अराइज होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, तो किस सरफेस में इसका कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें फ्रिक्शन को समझाया गया है। देखो, ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। कोई भी एक बॉल रोल होके ग्राउंड में रोलिंग होके जा रहा है लेकिन ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाता है एंड फाइनली कम टू रेस्ट। वो क्या हो जाता है, एक जगह ऐसा आता है कि जब वो रेस्ट यानी कि स्टॉप ही हो जाता है। कैसे, तो कि उसके बीच में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके कारण वो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उससे टकराने के कारण उसकी स्पीड कम स्लो डाउन हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली रेस्ट पे ही आ जाता है। एक कार और ये स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस द इंजन इज स्टॉप्ड। एक बार अगर इंजन स्टॉप हो गए तो कार और स्कूटर ऑटोमेटिकली फाइनली कहाँ पे आ जाते हैं, तो के रेस्ट पे यानी कि स्लो होके एक जगह पे स्थिर आ जाते हैं। द वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वी आर एबल टू वर्क प्रॉपरली ऑन रफ सरफेस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द सरफेस। तो फ्रिक्शन का एग्जाम्पल्स में हमें क्या समझाएगा, क्योंकि कोई भी बॉल हो, स्कूटर हो, कार हो, वो सभी ऑटोमेटिकली एक ऐसा आता है जब कार और स्कूटर का इंजन स्टॉप हो जाए तो वो रेस्ट में आ जाते हैं। बॉल भी रोल होके राउंड अप हो पे ऐसा तो नहीं होता कि हमने राउंड अप करके बॉल को यहाँ से थ्रो किया तो वो अनलिमिटेड लेंथ तक चलता ही गया। वो क्या होता है, एक जगह पे स्टॉप हो जाता है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें कैसे समझाया गया है कि जब रफ सरफेस होता है तो हम उस जगह अच्छे से क्या कर सकते हैं, तो क्या चल सकते हैं। लेकिन अगर स्मूथ टाइल्स अथवा तो स्मूथ सरफेस है तो अथवा तो वेट गीला सरफेस है तो हम वहाँ पे चल नहीं सकते। देखो, वी आर एबल टू वॉक प्रॉपरली ऑन रफ सरफेस, वहाँ हम रफ सरफेस में अच्छे से वॉक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द सरफेस, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है इसीलिए। लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ सरफेस और वेट रोड। अगर गीला रोड हो अथवा तो स्मूथ सरफेस हो तो वहाँ पर हम चल सकते नहीं हैं बिकॉज द स्मूथनेस और वेटनेस रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जो स्मूथनेस और वेटनेस होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर देता है इसीलिए। उसके बाद है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल किसके थ्रू फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, तो कि कोई मशीन के थ्रू, इसीलिए इसको कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। कोई भी मशीन के थ्रू वहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो उसको कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। It work only with the help of energy supplied by external source like electricity, petrol, diesel, etc. एक ऐसे वर्क करता है तो इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो कि हमें बाहर से अप्लाई करनी पड़ती है। किस प्रकार, तो कि इलेक्ट्रिसिटी की तरह, पेट्रोल की तरह, डीजल की तरह। अगर ये सब हम डालेंगे तो ही वहाँ पे काम होगा और वहाँ पे
मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा। द इंजन ऑफ ए व्हीकल रन विथ ए हेल्प ऑफ फ्यूल एंड मेक्स द कार मूव। कोई भी व्हीकल के इंजन किसके थ्रू रन करते हैं तो क्या फ्यूल की मदद लेके रन करते हैं और कार को मूव करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि कार में कोई डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कार मूव ही होती रही, चलती ही, कैसा होता है? कभी नहीं होता है। वो कैसे मूव होती है? विथ द हेल्प ऑफ फ्यूल। फ्यूल की मदद से ही कोई भी इंजन वर्क करते हैं। तो इस प्रकार के फोर्स को कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो इजीली आपको इसके नेम से ही मालूम पड़ गया, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब इसमें कोई कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ नहीं है, वे उस फिर भी वहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस है, तो उसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट हो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट के बीच में और जो फोर्स है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर नहीं है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स विच डू नॉट मेक ए फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ द बॉडी एंड एक्ट थ्रू स्पेस आर कॉल्ड ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स जिनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है और उन दोनों के बीच में क्या है तो कि थोड़ी स्पेस है, जगह है, और इस प्रकार के फोर्स को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द वेरियस काइंड्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर डिस्कस्ड बिलो। अलग अलग टाइप के फोर्स वो भी कैसे तो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में नीचे हमें डिस्कस किए हुआ दिया है। चलो, फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। नाम से मालूम पड़ गया, मैग्नेटिक किसके थ्रू एक्सेट होता है? मैग्नेट के थ्रू। तो मैग्नेट होते हैं तो एक मैग्नेट हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरा यहाँ पे रखेंगे, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है तो कि अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में स्पेस हमने रखी है, फिर भी फोर्स एक्सर्ट होते हैं। तो वहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, नॉन कॉन्टैक्ट है, लेकिन फिर भी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं तो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट। कोई एक मैग्नेट उसका फोर्स दूसरे मैग्नेट के ऊपर डालता है। एंड ऑन अदर metals like iron, nickel, steel and cobalt without being in contact with them। एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और इस तरह मेटल्स के ऊपर भी करता है। कैसे? आयरन हो, निकल हो, स्टील हो, कोबाल्ट, और वो भी विथआउट बीइंग कॉन्टेक्ट विद देम, उनके साथ कॉन्टेक्ट किए बिना ही उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। Hence, it is an example of non-contact force। इसलिए इस टाइप के एग्जाम्पल को किसमें तो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल दिया गया है। As you have studied on earlier class, the like poles of magnet repel each other and unlike poles of magnet attract each other। आपने earlier क्लास में ही स्टडी किया था कि जो लाइक पोल्स होते कोई भी मैग्नेट के लाइक पोल्स, यानी कि एक साइड और दूसरे साइड, हमने कैसे स्टडी किया हो कि प्लस और माइनस साइड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे भी साइड स्टडी किया था। तो कि एक मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ और नॉर्थ को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट होगा। तो कि लाइक पोल से वो क्या हो जाएगा? रिपल हो जाएगा। और जो अनलाइक पोल से यानी कि नॉर्थ और साउथ को हम कॉन्टैक्ट करेंगे तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। द अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी कंपेयर्ड एज ए फॉर्म ऑफ पुल और पुश। तो कि अट्रैक्शन और रिपल्शन हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? यानी कि अगर वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो एक दूसरे को पुल करेंगे, और अगर वहाँ पे रिपल्शन हो रहा है तो एक दूसरे को पुश करेंगे। यानी कि पुल यानी कि उनके तरफ खींचना और पुश यानी कि धक्का मारना दूर की साइड पे। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। लाइक चार्जेस हो तो रिपल्शन और अनलाइक हो तो अट्रैक्शन। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। ऐसा फोर्स जो कोई चार्ज्ड बॉडी के थ्रू एक्सर्ट होता है और वो भी किसी दूसरी चार्ज्ड बॉडी हो या फिर अनचार्ज्ड बॉडी हो, उसके ऊपर कोई चार्ज्ड बॉडी फोर्स एक्सर्ट करती है तो उस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला गया है कि कोई चार्ज्ड बॉडी हो अथवा तो अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज्ड बॉडी फोर्स एक्सर्ट करती है तो उस टाइप के फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स कौन एक्सर्ट करता है? चार्ज्ड बॉडी किसके ऊपर, फिर चाहे वो चार्ज्ड भी हो अथवा तो अनचार्ज्ड हो, कोई दूसरी
बॉडी जिसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस टाइप को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर लाइक मैग्नेट्स। और जो चार्जेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिपल होते हैं। जैसे कि प्लस और प्लस, जिसका जो हम चार्ज अप्लाई कर ले, अगर वो प्लस चार्ज हो और जो सामने जिसके ऊपर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो भी प्लस हो तो क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा। अगर वो माइनस हो तो अट्रैक्ट हो जाएगा। When we rub a comb or a scale on dry hair, it get charged। अगर हमने बचपन में एक वाली गेम खेली हो, क्या करते हैं हम स्केल को अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं, थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। स्केल हमारी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। उसके बाद हम कोई टिनी पीस ऑफ पेपर को ऐसे रखते हैं, मानो कि हमने स्केल को अपने ड्राई हेयर पे रब कर ली। उसके बाद यहाँ पे कोई टिनी पेपर का पीस है, उसके हम विदाउट कॉन्टेक्टली हम उसे रखेंगे, फिर भी वो पेपर क्या हो जाएगा, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस स्केल के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो गया इसीलिए। देखो, व्हेन वी रब ए कॉम्ब और ए स्केल ऑन ए ड्राई हेयर इट गेट चार्ज्ड, वहाँ पे चार्ज्ड होता है। टिनी पीस ऑफ पेपर get attracted to it due to electrostatic force exerted by the comb or scale without touching the piece of paper। क्यों? क्योंकि जब हमने स्केल को रब किया अपने ड्राई हेयर के ऊपर, तब वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हो गया था, और इसी की वजह से पीस ऑफ पेपर को बिना हमने उसके साथ कांटेक्ट किए बिना ही वो पेपर क्या हो गया, तो क्या कनेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ था। और अगर स्केल नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो क्या अपने हाथ को भी ऐसे रब करते रहेंगे अपने फिंगर्स की मदद से, थोड़ी देर तक करेंगे तो हमारे फिंगर्स पे क्या हो जाएगी, हीट। तो वहाँ पे एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही अगर स्केल को हम अपने ड्राई हेयर पे रब करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन के बारे में सुना है कभी? ग्रेविटेशनल यानी कि क्या, कि हम अपने सरफेस पे कॉन्स्टेंटली स्टेडी खड़े रह सकते हैं, तो किसकी वजह से, तो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब आप सभी ने सोशल साइंस में पढ़ाई होगा कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड हो, ऑलवेज क्या होता है, रिवॉल्व होता रहता है, राउंड में क्या होता रहता है, गति करता रहता है। फिर भी हम एक ही जगह पे स्थिर कैसे खड़े रह सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से इसीलिए। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विथ विच एनी टू मास और ऑब्जेक्ट पुल ईच अदर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो कि ये एक फोर्स है जिसमें कोई दो मास अथवा तो दो कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। टू मास यानी कि टू वेट वाले, सब कोई भी टू वेट वाले ऑब्जेक्ट्स अथवा तो टू सिंपल ऑब्जेक्ट्स जो भी हो, मास यानी कि वेट, एक दूसरे को अपने तरफ क्या कहते हैं, पुल करते हैं यानी कि खींचते हैं। वी कैन ओनली फील इट, हम सिर्फ उसे फील करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्राइंग टू पुल अस हैज़ ए सिग्निफिकेंट मास, जब कोई ऑब्जेक्ट हमें पुल करता है कि अपनी तरफ खींचता है, तब सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं, हम देख सकते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन फील द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ बिकॉज इट इज़ वेरी बिग, whereas we cannot feel the pull exerted by a chair because its mass is insufficient to apply enough gravitational force। क्या बोला गया है, क्या बोला गया कि वी कैन फील द ग्रेविटेशनल फोर्स, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सकते, किसका, तो कि अर्थ का। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी बिग, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बिग होता है। लेकिन वी कैन नॉट फील, हम किसका ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं कर सकते, चेयर का। जो चेयर एक्सर्ट करते हैं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो मास होता है वो इनसफिशिएंट होता है टू अप्लाई एनफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि चेयर जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो उसका मास इनसफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से हम उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। हम जब कोई बॉल हो अथवा तो सिर्फ हमें ही कोई ऊपर की तरफ फेंकता है, जब हम छोटे थे तो अब हम सभी को, हम छोटे बच्चे, हम अपने ही देखो, आपके पास कोई छोटे बच्चे खेलते हो, आप उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, फिर वो वापस कैसे नीचे आ जाते हैं ना। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा कभी हुआ कि बच्चे को ऊपर रखे और वो ऊपर ही लटका हुआ? नहीं, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉडी को अपने तरफ खींचता है, इसीलिए।
Thus, for gravitational force to be obvious between two objects, the mass of at least one of the object must be large enough. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्वियस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स टू बी ऑब्वियस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस करना है, फील करना है, तो जो दो ऑब्जेक्ट है उसमें से एक का मास तो ज़्यादा होना चाहिए, एक का वेट ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमें फोर्स एक्सर्ट यानी कि फील कर सकते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ ए लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है वो देखेंगे. इट कीप अस बाउंड टू द अर्थ. ये हमें कहाँ पे रखते हैं तो कि बाउंड टू द अर्थ के साथ ही कनेक्टेड रखते हैं. The weight of an object on the earth is the gravitational force of the earth acting on the object. जो अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट है वो क्या है तो कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स डालते हैं वही है. यानी कि अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो हमारे ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा है. अगर किसी का वेट कम है तो उसके ऊपर अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कि उसका कम है. जितना वेट है उतना ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर लगता है. The earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth because of the gravitational force. अर्थ है वो सन को अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व होता रहता है. और मून है वो क्या कहाँ रिवॉल्व होता है तो कि मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मून अर्थ को क्या होता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक लिमिटेड ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए. देखो लास्ट पैराग्राफ. ग्रेविटी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ. ग्रेविटी क्या है तो कि एक ऐसा फोर्स है जिसके थ्रू अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. इट एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स. ये सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल ए बॉल थ्रो अपवर्ड्स ऑलवेज कम डाउन. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं वो हमेशा क्या आता है तो कि नीचे वापस आ जाता है. वाटर बिगिंस टू फ्लो डाउनवर्ड्स एज सून एज वी ओपन ए टैप. जब हम टैप को यानी कि जो फॉसेट होता है टैप यानी कि उसको हम स्टार्ट करते हैं, वाटर ऑटोमेटिकली कहाँ पे फ्लो होता है तो कि डाउनवर्ड की साइड ही फ्लो होता है. कभी हमने देखा कि ऊपर की साइड फ्लो हुआ. अगर हम उसके जो उसका माउथ है उसको हम ऊपर की साइड भी रखेंगे तो भी पानी कहाँ पे फ्लो होगा तो कि डाउनवर्ड की साइड यानी कि नीचे ही फ्लो होगा. ए राइप फ्रूट फॉल फ्रॉम ए ट्री फॉल्स डाउन. जो पक गया है वो फ्रूट भी कहाँ पे ट्री से नीचे तो कि नीचे की साइड ही गिरता है. व्हेन यू जंप अप यू कम डाउन. जब आप कूदते हैं जंप करते हैं तो जितना हाइट तक जंप करना है उतने जंप करके वापस कहाँ पे आ जाते हो तो कि डाउनवर्ड के साइड. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण. ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जिसमें अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल यानी कि खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. Gravitational force always attract object whereas magnetic and electrostatic force may cause repulsion too. सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही ऐसा है जिसमें सिर्फ वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो रिपल्शन भी होता है. किस में सिर्फ अट्रैक्शन होता है? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स में ही अट्रैक्शन होता है. मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो रिपल्शन भी होता है. तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ फोर्स. आपको क्या करना है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फुल्ला रीड. आपका होमवर्क में आपको सिर्फ एक ही टॉपिक कॉन्टैक्ट फोर्स बाद में रीड कर लेना. फर्स्ट आपको क्या करना है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के जो टाइप्स है, मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 3 टॉपिक्स को फेयरबुक में लिखना है और इसको लर्न करना है, रीड करना है, क्योंकि ये अलग अलग 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में. इसीलिए आपका होमवर्क इन 3 टॉपिक्स को रीड एंड राइट इन अ फेयर बुक. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. नमस्ते.